नमस्कार, मैं हूँ विकास तिवारी और आज आप मेरे साथ जुड़े हैं हमारे समसामयिक कार्यक्रम कालचक्र में। और हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं राखी सजवाण जी, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। राखी जी, आज की तारीख में आप एक पूर्णकालिक समाज सेवी हैं, जी। जबकि इससे पूर्व में आप राजनीति क्षेत्र से जुड़ी रही हैं। तो एक राजनेता का एक समाज सेवा की तरफ, पूर्णकालिक समाज सेवा की तरफ समर्पण या ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, इसको ऐसे कह सकते हैं कि राजनेता तो नहीं कहूँगी, वो एक अनुभव की सीढ़ी थी और राजनीति करते वक़्त भी मैं समाज सेवा ही कर रही थी। समाज सेवा और राजनीति में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। राजनीति समाज सेवा ही है, अगर उसे व्यापार ना समझा जाए। कुछ लोग अगर व्यापार समझ के राजनीति करते हैं या राजनीति को अपना पूर्णकालिक रोजगार बनाना चाहते हैं, तो राजनीति का जो परसेप्शन है वो अलग हो जाता है। अदरवाइज राजनीति भी समाज सेवा ही है। मैंने समाज सेवा इसलिए चुनी क्योंकि मुझे क्षेत्र में एक जागरूकता करनी थी। अपना जो एक मैसेज है वो मैसेज पूरी तरह से पहुंचाना था। इसीलिए मैंने समाज सेवा का रास्ता चुना। मेरा राजनीति का जो अनुभव है वो थोड़ा खट्टा मीठा अनुभव है, तो मुझे राजनीति ज़्यादा पसंद नहीं आई। इसलिए मैंने पूर्णकालिक समाज सेवा को ही अपना आगे का भविष्य का योजना बनाया। इसको कुछ ऐसे मान सकते हैं कि आपकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, जो आपकी अपेक्षाएं थी, वो राजनीति से पूरी नहीं हुई, तो आपने कहा कि अब मेरे को बैक टू पवेलियन, वापस समाज सेवा की तरफ आना चाहिए। महत्वाकांक्षाएं अपेक्षाएं कह सकते हैं आप उसको, बट मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरी अपेक्षा या महत्वाकांक्षा क्या थी। मेरा ये मानना है कि महिला के अंदर अगर पराक्रम है तो उसे परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है, और राजनीति परिक्रमा से शुरू होती है और परिक्रमा पे ही खत्म होती है। आज की तारीख में महिला का सबसे पहला जो मोटिव होता है, किसी भी एक महिला को लिया जाए, तो वो क्या होता है? सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? मैं सवाल नहीं समझ पाई। एक महिला के तौर पे, आप हम्म। एक महिला के तौर पे, एक समाज सेवी के तौर पे, अगर माना जाए एक परिवार, पारिवारिक महिला के तौर पे, एक महिला की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती एक महिला परिवार के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी उसका परिवार है। उसके बच्चे हैं, उसका पति है, उसका परिवार है। उसकी प्रायोरिटी ही उसका परिवार है। उसके बाद उसका आत्मविश्वास, उसका सम्मान, उसकी सुरक्षा, उसकी निर्णय लेने की क्षमता और स्वतंत्रता प्रायोरिटी पे आ सकता है, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम सशक्तिकरण का नाम दे देते हैं। है? नहीं, ये स्वतंत्रता और सशक्तिकरण क्या दो अलग अलग शब्द विषय नहीं है? नहीं, स्वतंत्रता और सशक्तिकरण अलग अलग विषय नहीं है। सशक्तिकरण ही है कि आप किसी महिला को अगर निर्णय लेने की स्वतंत्रता दे रहे हैं तो वही सशक्तिकरण है। तो क्या ये सशक्तिकरण किस प्रकार का है? या आर्थिक सशक्तिकरण है, या बाहर, घर से बाहर निकलना सशक्तिकरण है, या अपने करियर चॉइस को लेना सशक्तिकरण? सशक्तिकरण किस तरीके से कहा जाता है? सशक्तिकरण के तो बहुत तरीके माने जा सकते हैं। सशक्तिकरण जो है, सशक्तिकरण को अगर मैं डिफाइन करूं तो सशक्तिकरण महिला के साथ जोड़ना, महिला तो अपने आप में पहले से ही सशक्त है कि बाहर निकलकर काम करना और उस आमदनी के क्षेत्र में काम करना सशक्तिकरण हो सकता है। लेकिन सशक्तिकरण का सही अर्थ अगर मैं कहूं तो महिला को आत्मविश्वासी बनाना है। क्या सशक्तिकरण को हम उद्दंडता नहीं मान सकते? क्योंकि समाज ये जैसे मानता है कि महिला को अगर स्वतंत्र कर दिया, महिला को अगर सशक्त कर दिया, महिला घर से बाहर निकली, या लड़की घर से बाहर निकली तो हाथ से निकल गई, एक परसेप्शन है। परसेप्शन है। देखो, उद्दंडता नहीं कह सकते। सशक्तिकरण उद्दंडता कहना पूर्ण रूप से गलत है। सशक्तिकरण, मैंने बार बार आपसे कहती हूँ, सब लोगों से कहती हूँ, सशक्तिकरण का अर्थ है एक बालिका के अंदर, एक महिला के अंदर आत्मविश्वास को जगाना, उसके कॉन्फिडेंस के साथ उसकी सुरक्षा की भावना उसके अंदर डेवलप करना। लेकिन उद्दंडता जो है वो एक अलग शब्द है। उद्दंडता ऐसा हो गया कि हम कह सकते हैं कि अ, कहना ना मानना, तो वो सीधे सीधे संस्कारों पे सवाल खड़ा होता है। और संस्कार कौन देता है? परिवार। तो उद्दंडता अगर किसी बालक के अंदर आ रही है तो सबसे पहले आवश्यकता है कि परिवार अपने कार्यकलापों पे ध्यान दे। पर अक्सर होता क्या है कि जो हमारा जो एक
पहले तो परिवार न्यूक्लियस होते चले गए। हाँ उसमें क्या है कि बच्चा अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाता है या वो नहीं कर पाता है, अगर कोई बालिका ही है तो बात नहीं कर पाएगी। दूसरी बात, उसकी इच्छा क्या है वो नहीं बता पाएगी, और अगर उसने इच्छा रखी भी तो उसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये अक्सर वो होता है। तो आप इसमें कैसे मानते हैं कि आप परिवार से बात कर पाएगा, या फादर को उसने कुछ कहा कि मेरी ये इच्छा है, उसे मान लिया जाएगा? अक्सर ये डिफरेंशिएशन देखा गया है, बेटा मान बोलता है तो मान लिया जाता है, बेटी बेटी कहती है तो नहीं माना जाता। ये कॉमन परिवार में देखा गया है। ऐसा होता था विकास जी, पहले ऐसा होता था। लेकिन आजकल बालक और बालिका में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। आजकल बच्चे भी कम हैं, एक या दो ही बच्चे होते हैं। और बिटिया को भी हर कोई जो है उसकी एजुकेशन को पढ़ाने को, उसके कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में ही प्रयासरत रहता है। दूसरी बात, मैं अगर कहूँ परिवार की बात, तो परिवार में अगर कहीं घटक आया है तो वो आया है माता पिता, जो अपने बच्चे को समय देना चाहिए वो समय नहीं दे पा रहे। संस्कार की बात करूं तो पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, नानी दादी होती थी, परिवार बड़ा होता था, तो बच्चे अपने मन की बात किसी ना किसी से तो कह देते थे। परंतु आजकल परिवार के सदस्यों के पास समय की कमी होने के कारण बच्चे अपने मन की बात अपने माता पिता से नहीं कहते। रिश्तेदार या परिवार के अन्य सदस्य बहुत दूर दूर रहते हैं तो उनसे नहीं कह पाते। और यही एक कारण है जिससे कि समाज दिशा विहीन हो। अक्सर देखा गया है कि बालिकाएं अपने दोस्तों में ज्यादा खुली होती हैं माता पिता के बनस्पत। एक पर्टिकुलर एज होती है जिसमें बालिका को या बच्चे को, 18 साल से कम उम्र के बच्चे को ये लगता है कि ये जो मेरा दोस्त या मेरी सहेली है, यही मेरी सबसे नज़दीकी मित्र है, या और यही मेरे लिए सही निर्णय ले सकते हैं। मैं अक्सर अपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स में भी ये बात कहती हूँ कि ऐसा नहीं है, जो आपकी दोस्त है, आपका आपका जो आपकी सहेली है, वो आप ही की उम्र की है, तो वो उसका माइंडसेट भी उतना ही है जितना कि आपका है। तो सही निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर भी उतनी ही है और आपकी सहेली के अंदर भी उतनी ही है। तो माता से अच्छी दोस्त कोई नहीं हो सकती है। अगर आप अपने मन की बात अपनी माता से करेंगी तो शायद आपको सही निर्णय मिलेगा। और मैं अपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स में अक्सर ये कहती हूँ कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उनका सेफ सर्कल क्या है। सेफ सर्कल होता है आपकी नानी या दादी, आपके माता पिता, आपके स्कूल के अध्यापक अध्यापिका प्रिंसिपल, और आपकी मित्र पुलिस। ये आपका सेफ सर्कल होता है। इनकेस अगर आप किसी परेशानी में फंस जाते हैं तो आपको इनके पास जाकर अपने मन की बात बेहिचक कह देनी चाहिए। अच्छा, इस हिसाब से देखा जाए तो क्या गांव और शहर की महिलाओं की जो चुनौतियां हैं उसमें हम्म। कोई अंतर है? क्या गांव के परिवेश में, क्योंकि शहर में तो तब भी पेरेंट्स ज़्यादा अवेयर हैं, बच्चे की सुन लेते हैं, हम्म। लेकिन गांव में तो आज भी वही रिजिडनेस है कि लड़की को चूल्हा चौका देखना है, लड़की को वो करना है, पढ़ाई करके आगे क्या करेगी, ब्याह देना है। मतलब उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अवेयरनेस गांव में है नहीं, देखा नहीं गया है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? चुनौतियां अलग हैं या सोच अलग है? चुनौतियां तो हर क्षेत्र की अलग अलग होती हैं। गांव की अलग लाइफस्टाइल है और शहर की अलग लाइफस्टाइल है। तो चुनौतियां अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये तो माइंडसेट पेरेंट्स को रखना है कि बिटिया को ग्रेजुएट करना है, पोस्ट ग्रेजुएट करना है और शादी कर देनी है, या उसको कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स कराना है जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके। तो ये डिसीजन तो पेरेंट्स के लिए, अवेयरनेस तो पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है। दूसरी बात, गांव के लिए और महिलाओं के शहर में रहन सहन लाइफस्टाइल के लिए अगर मैं कहूँ तो दोनों में अंतर है। मैं गांव के लाइफस्टाइल को अलग दृष्टिकोण से देखती हूँ कि गांव, पूरा का पूरा गांव जो है वो एक होता है। अगर बालिका कहीं पर गलत दिखती है, गलत डायरेक्शन में दिखती है, तो पूरा गांव को अधिकार होता है कि वो उसको रोक टोक कर सके या उसको कह सके। लेकिन शहर में एक घर से दूसरे घर में भी अगर ऐसी कोई गतिविधि दिखाई देती है तो कोई किसी से बात नहीं करना चाहता है। तो दोनों का अपना डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शन है, दोनों की अपनी अलग बात है। अच्छा, एक कॉमन माइंडसेट है कि लड़की झिझकती है अगर कोई उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ, या किसी ने उसे कहीं छेड़ने की कोशिश की, या कोई कमेंट बाजी भी हुई, मतलब अगर घर से बाहर निकली है तो 100% सी बात है कहीं ना कुछ आएगा। बट वो डरती है अपने घर वालों से बताने में। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि मेरी पढ़ाई छुड़वा दे, मैंने घर में बताया तो मुझे बांध के घर में गए कि मत जाओ, उस एरिया से मत जाओ। इसको आप किस तरीके से देखते देखिए, ये ना गलत परसेप्शन है।
मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि जब हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, हम समाज में जाते हैं, तो हम समझाते हैं, माता-पिता को, परिवार के सदस्यों को भी समझाते हैं कि अगर बाई चांस कोई गलती हो भी जाती है, तो अपने बच्चे पे कॉन्फिडेंस रखें, अपने बच्चे से बात करें, उसकी बात को सुनें। अगर हम उसकी बात नहीं सुनेंगे, तो कोई और उसकी बात क्या ही सुनेगा। दूसरी बात, बालिका के लिए भी ज़रूरी है कि उसको झिझकना नहीं है, उसको अपनी गलती एक्चुअली एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। अगर बालिका के कोई गलती हो गई है, तो उसको स्वीकार करे, माफ़ी माँग ले, ना माफ़ी माँगे तो अपने माता-पिता से बात करे। बात करने से बात बनती है। रिजिड होना या उसकी पढ़ाई छुड़ा देना या उसको घर में बंद कर देना या उसके साथ कोई सख्त व्यवहार करना, ये समाधान नहीं है। बच्चों को सही दिशा देने का काम माता-पिता का है, परिवार का है। उनकी बात को सुनना, समझना, उनको समय देने का काम परिवार का है, माता-पिता का है। सबको अपने-अपने हिस्से का कार्य पूरा करना ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि जो आने वाला समाज है, जो वर्तमान समाज है, जो आने वाली पीढ़ी है, ये इस बदलाव को समझ रही है कि इतने बदलने की हमें आवश्यकता पड़ेगी, हमारी सोच को बदलने की आवश्यकता पड़ेगी, हमारे जो पुराने वैल्यूज़ हैं, या बहुत सारी चीज़ों को बदलने की आवश्यकता पड़ेगी? समय के साथ सब कुछ चेंजेस होते रहते हैं। वैल्यूज़ वैल्यूज़ ही रहती हैं, लेकिन संशोधन की आवश्यकता पड़ती है और वो संशोधन समय-समय पे होता है। सशक्तिकरण और मॉडर्नाइजेशन को आप कहाँ तक देखती हैं? घूम फिर के सवाल वहीं आ जाता है। सशक्तिकरण और मॉडर्नाइजेशन दोनों अलग-अलग चीज़ हैं। सशक्तिकरण का अर्थ मॉडर्नाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं मॉडर्नाइजेशन कुछ समझती ही नहीं हूँ। और सशक्तिकरण के साथ जब महिला सशक्तिकरण की बात करी जाती है, तो महिला को सशक्त करने की आवश्यकता ही नहीं है, महिला पहले से स्वयं ही सशक्त है। तो मॉडर्नाइजेशन होना आवश्यक है, समय के साथ बदलना आवश्यक है, अपडेशन आवश्यक है, लेकिन अपने संस्कार, अपनी वैल्यूज़ के साथ। अच्छा, परिवार में महिला सशक्तिकरण की क्या भूमिका है? क्या एक औरत को के सशक्तिकरण की ज़िम्मेदारी या परिवार को सँभालने की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ एक महिला की है? नहीं, ये तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया। परिवार को सँभालने की ज़िम्मेदारी तो पुरुष की है। ऐसा हम हमेशा से सुनते आए हैं, कर्ता-धर्ता पुरुष होता है। क्या ये कंट्रोवर्सी नहीं है? महिला की ज़िम्मेदारी परिवार को सँभालने की नहीं है। महिला की ज़िम्मेदारी परिवार को गाड़ी के 2 पहियों की तरह एक पहिया बन के साथ चलाने की है। एज़ अ महिला, आपको क्या लगता है कि आप महिलाओं के मुद्दों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझती हैं? एक स्त्री होने के नाते मैं महिलाओं के मुद्दों पे बात करती हूँ, समाज के बीच में जाती हूँ, तो कहीं न कहीं मैं ये भी कह सकती हूँ विकास जी, कि शायद मैंने भी कुछ चीज़ें ऐसी फेस की हैं, जिनमें आवश्यकता थी डेवलपमेंट की या परिवर्तन की। लेकिन हाँ, आज मैं कह सकती हूँ कि महिलाओं को जागरूक होने के लिए, जागरूक करने के लिए समाज को एक मुट्ठीबंद हिसाब से काम करने की आवश्यकता है। सबको एकत्रित होकर, एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। अच्छा, एक परसेप्शन है कि औरत कमज़ोर है, औरत सशक्त नहीं है, औरत मतलब फिज़िकली कमज़ोर है, औरत को केवल घर तक एक सीमित रखा गया है। तो पुरुष और औरत में जो ये अंतर बताया जाता है कि औरत की शक्ति क्या है? औरत कमज़ोर क्यों मानी जाती है? औरत कैसे कमज़ोर हो सकती है? जगत जननी माता, जिसने पूरी दुनिया को जन्म दिया, जो स्त्री जो जन्म दे सकती है, वो कमज़ोर कैसे हो सकती है? आपने अपनी माता को कभी काम करते हुए देखा है? एक समय में वो 5 काम कर लेती थी। और ये शक्ति तो ईश्वर ने दी है स्त्री को, कि एक समय में वो 5 जगह कंसंट्रेशन कर सकती है। आपने देखा होगा जब आप छोटे होंगे, स्कूल जाते होंगे, तो आपको उठा रही होंगी कि चलिए उठ जाइए, झाड़ू भी लगा रही होंगी, वॉशिंग मशीन भी चल रही होगी, गैस पे कुकर में सीटी भी बज रही होगी, डोरबेल भी बज रही होगी, तो वहाँ पे भी उनका दिमाग वो देखेंगी, काम करेंगी। और एक पुरुष एक समय में एक ही काम कर सकता है, तो औरत कमज़ोर कैसे हो सकती है? बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि औरत सशक्त है, फिर भी औरत का वो जो दर्जा जो कहते हैं कि जो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाता है। मान लिया जाता है यू यूज्ड टू। ऐसा नहीं है।
औरत को कोई दर्जा देने की आवश्यकता नहीं है। औरत को सशक्त बनाकर ईश्वर ने भेजा है। समझने की आवश्यकता ये है कि हम समाज को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। हमारे को क्या जानने की और अपने किस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। अब अगर मैं इस पे ये कहूँ कि इनसिक्योरिटी रहती है पुरुषों में और इसीलिए पुरुष प्रधान समाज रहा कि महिलाओं को बता दो कमज़ोर है और तो हम जो है वो बलशाली हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो मैं इसको इनसिक्योरिटी के पार्ट से देख सकती हूँ। किंतु महिला सशक्तिकरण पर पुरुषों की उस पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि महिला कमज़ोर है और पुरुष जो है वो बलशाली है। अच्छा, एक थोड़ा सा व्यक्तिगत हो जाएगा। क्या जिंदगी में ऐसा कभी पल आया जब एज अ महिला आपने कभी को खुद को टूटा हुआ या कमजोर महसूस किया? हर किसी के जीवन में इस तरह के पल आते हैं। इस तरह के पल जीवन में आना कोई बड़ी बात नहीं है। हम समाज का हिस्सा हैं, परिवार का हिस्सा हैं। कई बार इंसान जो है वो खुद को टूटा हुआ महसूस करता है, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर की शक्ति उसे ये आवाज़ देती है कि नहीं, उठो और जो तुम्हारा निर्णय था, जो तुम्हारा डिसीजन था, उसे काम को करो। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, ऐसा पल आया, लेकिन मेरा परिवार ही मेरा सहयोग करा। मेरे परिवार ने मेरा सहयोग किया, मेरा साथ दिया, मेरे बच्चों ने मेरा साथ दिया और एक सशक्त महिला के रूप में मैं आपके सामने हूँ। आज की तारीख में देखा जा रहा है कि बहुत कम उम्र की बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं अक्सर बढ़ती चली जा रही है। एक समाज में लगातार बहुत सारे मुद्दे जिसमें वो के प्रिवेंशन के लिए स्पेशल पॉक्सो कोर्ट्स भी बनाई गई हैं। तो ये समाज के मोरल्स में गिरावट है कि वो बच्चों के साथ इस तरह के व्यवहार पर चला गया है, या इसको किसी और तरीके से देखते हैं? देखिए विकास जी, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। पॉक्सो एक्ट 2012 बनने की आवश्यकता ही ये थी कि बालिकाओं के साथ दुर्घटनाएं हो रही थी और बालिकाओं 18 साल से कम उम्र के बालक या बालिका के साथ यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसमें सख्त कानून के तहत पॉक्सो एक्ट 2012 में सजा का प्रावधान भी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें निरंतर समाज में जागरूकता करने की आवश्यकता है। 12 साल से 18 साल तक बालिकाओं को, बालकों को सही दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है और इसमें सभी का भरपूर सहयोग की आवश्यकता है। सभी के कर्तव्यों के पालन की आवश्यकता है, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति क्षेत्र हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो। सभी को मिलकर, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, सभी को मिलकर एक साथ एकजुट होकर इसमें कार्य करने की आवश्यकता है। ये संवेदनशील मुद्दा है और इसमें रोकथाम की आवश्यकता है। आजकल लगातार देखा जा रहा है कि लड़कियां जो घर से बाहर निकली वो लव जिहाद में फंस गई। इसके अलावा वो बाहर निकली तो किसी और व्यस्त में फंस गई, मतलब किसी ना किसी तरीके से गलत ट्रैक पे चली गई। तो इसको लेके परिवार पहले से, तो आप इसको लेके कैसे देखती हैं इस मुद्दे को? बालिका का किसी गलत दिशा में चले जाना केवल उस बालिका की गलती नहीं है। बालिका अगर किसी गलत ट्रैक पे जा रही है, किसी गलत निर्णय में जा रही है, तो उसमें पूरा समाज दोषी है, परिवार दोषी है। विद्यालय की भी आवश्यकता है कि वो जागरूकता करे, बच्चों को सही दिशा में बात करे और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बाहर निकले तो गलत व्यसन में पड़ गए या बालिका गलत दिशा में चली गई, तो इसे मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि परिवार में बात करने की स्वतंत्रता ना होने के कारण ऐसा महसूस किया जाता है कि दिशा विहीन हो जाते हैं। तो परिवार को चाहिए कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चों को दें, उनके साथ बैठें, उनके साथ डिस्कशन करें, फील फ्री माहौल में बात करें ताकि बच्चा अपने मन की हर बात अपने माता-पिता से कह सके। सरकार आजकल इसके लिए काफी कुछ कर रही है, जैसे अभी रिसेंटली नारी वंदन अधिनियम आया है। तो इसको लेके आप क्या, किस दृष्टि से देखती हैं? अच्छी पहल है सरकार की नारी वंदन अधिनियम, लेकिन ये कोई नई चीज़ तो नहीं है। महिलाओं के लिए तो पहले से ही इस तरह के प्रावधान रहे हैं
अगर इसमें आवश्यकता है तो आवश्यकता है महिलाओं को सही तरीके से तैयार करने की, क्योंकि ये राजनीति से जुड़ा हुआ मामला है। नारी बंधन अधिनियम सीधे सीधे नारी के राजनीतिकरण से या उसके राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है। तो मैं इसको इस दृष्टिकोण से देखती हूँ कि हर उस महिला को जो क्षेत्र में आकर, जो अपने फील्ड में आके काम कर रही है, उसको मौका मिलना चाहिए, ना कि किसी की पत्नी को, किसी विधायक की, प्रधान की या किसी निर्वाचित सदस्य की पत्नी को अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए अपने घर की महिला को आगे लाके नारी बंधन अधिनियम का झंडा उठाना चाहिए। अगर यहाँ पे हम आपको रखते हैं, अगर आपको समाज में बदलाव करने का मौका दिया जाए तो आप क्या प्रेफर करेंगे? समाज में बदलाव करने का मौका मुझे दिया जाए तो मैं निरंतर समाज में बदलाव का कार्य कर रही हूँ पिछले 20 साल से, और एक जरा सी कोशिश निरंतर करती जा रही हूँ। और मुझे ऐसी आशा भी है कि एक समय आएगा जब समाज में बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन हाँ, अगर निर्णय लेने की क्षमता मेरे हाथ में कोई आ जाए तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे मन में, जिन्हें कि मैं बदलाव लाना चाहती हूँ। जैसे मैं अगर स्कूल में बच्चों के लिए कहूँ तो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एजुकेशन पार्ट में कुछ चेंजेस जरूर लाना चाहूँगी, जिसमें कि वो अपने टीचर्स के साथ फील फ्री माहौल में बातचीत कर सके। उनको एजुकेशन पार्ट पे उन सब चीज़ों की जानकारी दी जाए, कानून की जानकारी दी जाए, जिसमें उनका एक सब्जेक्ट ही ऐसा होना चाहिए जिससे उन्हें पता हो कि उनके डूज और डोंट्स क्या हैं। और उनको उसका ज्ञान होना आवश्यक है कि अगर हम डोंट्स पे जाते हैं तो सजा का प्रावधान भी होता है। आप आने वाली पीढ़ियों को या महिलाओं, जो बच्चों को, एक क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक बार सिर्फ मन में ठान लेने की ज़रूरत है और फिर निकल पड़ो अपने काम पे। पीछे मुड़ के मत देखो। जो सपने हैं उन्हें पूरे करो, और अगर आपने सपने पूरे करने की ठान ही ली है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। सही दिशा में, सही मार्गदर्शन के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। तो ये थी हमारे साथ राखी सजवाण, जो एक जरा सी कोशिश की अध्यक्षा हैं और लगातार समाज में अलग अलग मुद्दों को लेके प्रखर रूप से एक्टिव हैं और लगातार इनका समाज सेवा का प्रयास जारी है। तो आज के एपिसोड में हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। अगली बार मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।